आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोबेल प्राइज का सिलसिला शुरू हो गया है और मैं सारे नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में आपको बताऊंगा और क्यों नोबेल प्राइज मिला है। तालियां बजाइए इन साइंटिस्ट के लिए, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स राइस, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी की है। जॉइंटली तीनों ने डिस्कवर किया। हम इनके बारे में बात करेंगे, क्यों ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यार अगला जो नोबेल प्राइज है कोरोना की वैक्सीन वाले को मिल जाए जल्दी से। बट एनीवे, यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन हेपेटाइटिस सी वायरस की अवेलेबल नहीं है। इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। बहुत जरूरी होता है ना वायरस को डिस्कवर करना। भाई वायरस जब तक डिस्कवर नहीं होगा तब तक तो उसका क्योर कहां से डिस्कवर करेंगे। अगर मान लीजिए हमको पता ही नहीं होता कि जो अभी वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन है वो क्या है, तो क्या हम समझ पाते कि इसको कैसे ठीक करना, इसकी वैक्सीन बना पाते। मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। तो किसी भी वायरस को डिस्कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोबेल प्राइज की बात करते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज, वैसे मैंने इस पे पूरा सेपरेट लेक्चर कवर किया है, अल्फ्रेड नोबेल की बायोग्राफी कवर की है, तो आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नोबेल प्राइज की बात करें तो एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स है। सबसे बड़े अवार्ड्स एजुकेशन फील्ड में ये माने जाते हैं और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। एजुकेशन छोड़िए, सबसे बड़ा अवार्ड जो है धरती पे वो नोबेल प्राइज ही है। अगर आपको नोबेल प्राइज मिल गया, एक तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो समझ लीजिए आपके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि लगभग 8 करोड़, अगर भारत इंडियन रुपीस में बात करें, 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो, अरे भैया नोबेल प्राइज विनर है भारत में, जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा। भारत में ज्यादा लोगों को मिला नहीं है। सबसे ज्यादा टैलेंटेड देश नोबेल प्राइज लेने में पीछे रह गया। यहीं से ही साइंस लोग सीख के गए। आप एंशिएंट हिस्ट्री देखिएगा, मेरे लेक्चर देखिएगा, सब कुछ यहीं से सीख के गए और अभी हम नोबेल प्राइज नहीं ले पा रहे हैं। और जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो भी भारत में नहीं पढ़े, वो बाहर ही पढ़े हैं। तो उन सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। नोबेल प्राइज की बात करें तो इंटरनेशनल अवार्ड है, हर साल ये दिया जाता है। 6 कैटेगरीज है। अच्छा, एक चीज और, नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के केमिस्ट थे, भैया डायनामाइट उन्होंने ही डिस्कवर किया था ना। उन्होंने अपनी वसीयत, जो है बहुत अमीर थे, अच्छा खासा पैसा था, उससे बोला कि भैया ऐसा है, जब मैं मरूं तो इससे प्राइज देना, तुम जिसका नाम रखो नोबेल प्राइज। तो 1895 5 नोबेल प्राइज को कंस्टिट्यूट किया गया, स्टैब्लिश किया गया। 1901 से केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। एक और नोबेल प्राइज जोड़ा गया 1969 में, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो टोटल 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अब जिनको मिला है उनकी छोटी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। हालांकि ये तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, इंस्टा पे मैं आ गया हूं। मैं नवंबर से ट्रैवल करने वाला हूं। यार आप लोग तो मुझे कंप्लेन करने लगे, सर अभी तक आपने स्टोरीज नहीं डाली। तो जब मैं ट्रैवल करूंगा स्टोरीज डालूंगा, तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो करिए और मुझसे मिल भी सकते हैं। तो हार्वी जेम्स ऑल्टर की सबसे पहले बात करते हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ। अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर है। अगेन हेपेटाइटिस सी वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया। 85 साल के हैं और इन्होंने गजब की स्टडी की। आप इनकी ख्याति का अंदाजा इसी से ही लगा सकते हैं कि 350 पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। 350 पेपर्स बहुत हो गए, तो एक जीनियस है। इन्होंने जो स्टडी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से अपनी मेडिकल डिग्री, मैंने बताया ना तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट है, न्यूयॉर्क से ली है। फिर उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया और उसके बाद वॉशिंगटन हॉस्पिटल सिस्टम इन सिएटल, वहां पे इन्होंने काम किया। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ये एसोसिएट हुए और उसके बाद इन्होंने अपनी रिसर्च जो है हेपेटाइटिस सी में शुरू की। चार्ल्स राइस की बात करें तो ये थोड़े छोटे हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ, कैलिफोर्निया में जन्मे, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया वहां पे एक स्टेट है, अमेरिका में 50 स्टेट्स है। हेपेटाइटिस पे इन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही इज अ फेलो ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, मेंबर भी है ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के। प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर वायरोलॉजी 1 साल के लिए, 2002 से 2003 तक। 2016 में इनको एक और अवार्ड मिला था, लेश्कर डी बेके क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड। तो 68 साल के हैं ये और अभी ये रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के लिए काम करते हैं ये।
इन्होंने भी हेपेटाइटिस सी के लिए काम किया। उसके बाद आते हैं 1950 में जन्मे माइकल हॉटन। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये यूके साइंटिस्ट है। पिछले दो अमेरिकन थे, मैंने शायद तीनों अमेरिकन बोल दिए थे। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। माइकल हॉटन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्टडी शिरॉन कॉर्पोरेशन इन कैलिफोर्निया से पूरी की और उसके बाद कनाडा चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। फिर इन्होंने 1989-90 में, मतलब 1989-90 में बहुत सारी स्टडीज को पब्लिश किया, जिसमें यह पता लगाया कि भैया हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज ब्लड में है, ठीक है। उसके बाद इनको भी अवार्ड मिले, कार्ल लैंडस्टेनर मेमोरियल अवार्ड, रॉबर्ट कोच अवार्ड। रॉबर्ट कोच की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इंटरनेशनल हेपेटाइटिस फाउंडेशन अवार्ड 1998। तो ये सब इनको दिए गए। तीनों के बारे में जान लिया, तीनों जीनियस है। चलो अब हम थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं। मेरा एक सवाल है, मुझे यह बताओ कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया था। इस बार की जो थीम थी, मतलब 2020 की जो थीम थी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये थीम थी। तो मुझे बताओ कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, ये एक सवाल है। देखो हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस मतलब पता है क्या होता है? हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर जो है ना वो आपका सूज जाता है, सूजन आ जाती है, इरिटेशन या फिर स्वेलिंग, लिवर सेल्स जो होती है किसी भी कारणवश सूज जाते हैं। अब आप बोलेंगे अरे तो क्या हुआ, लिवर तो क्यूट हो गया जोक मारा है। इसका मतलब ये हुआ, लिवर जब सूजता है ना आप कुछ खा नहीं पाएंगे, इतना परेशानी होती है कि मैं क्या बताऊं, बहुत हालत। क्योंकि डेंगू में मेरे साथ यही हुआ था, जब मुझे डेंगू हुआ था तो आप पानी तक नहीं पी पाएंगे, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो खाने पीने में प्रॉब्लम और फिर दर्द तो होता ही है। और अब दोस्तों ऐसा है कि वैसे तो हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ए बी को सबसे पहले खोजा गया, उसके बाद सी आया। देखिए ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज, फैट बिल्डअप इन लिवर और ऑटो इम्यून प्रोसेस, ये सब कारण होते हैं जिससे आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। ऑटो इम्यून प्रोसेस पता है क्या है? जब एंटीबॉडीज आपके ही लिवर को अटैक करना शुरू कर दे। एंटीबॉडीज वायरस को मारती है ना, ऑटो मतलब क्या हुआ? खुद का। तो खुद के ही इम्यून सिस्टम को जब एंटीबॉडीज अटैक करना शुरू करती हैं तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। फिर ड्रग्स की वजह से होता है, अल्कोहल अब्यूज, लिवर की प्रॉब्लम है तो लिवर में जब फैट बिल्ड हो गया, फैटी लिवर हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, इन सब की वजह से हेपेटाइटिस जो है वो होता है। ए और ई जो है दे आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब ये खुद से ही चले जाते हैं, तो इतने ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस ए और ई नहीं होते हैं। बी और सी के लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। बी और सी खतरनाक होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है वायरस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने दवाई भी बना दी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं आई है, ठीक है। तो डिस्कवरी इसकी 1970s और 80s में हुई थी। तब डिजीज का क्योर फाउंड किया गया, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, ड्रग्स दे के, दवाई दे के ठीक किया जा सकता है, बट वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। ध्यान याद रखिएगा, दवाइयां जो हैं वो बीमार लोगों को दी जाती है, वैक्सीन स्वस्थ लोगों को दी जाती है। वैक्सीन आपको देंगे ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, जब वायरस अटैक करे तब आसानी से आपकी बॉडी उससे लड़ सके। ये समझ रहे ना, इतना फर्क आप जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप देखिए, भारत में तो हेपेटाइटिस होता है, अच्छा खासा होता है। 7 करोड़ लोगों को दुनिया भर में हेपेटाइटिस है। 60 लाख से 1 करोड़ तो खाली भारत में ही है। भारत में बीमारियां बहुत ज्यादा है, भारत में डायबिटीज सबसे ज्यादा है। भारत एड्स के भी मामले में हमारा हेल्थ सिस्टम हमको बहुत ही रॉबस्ट करने की जरूरत है, वरना प्रॉब्लम होगी। क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब हेपेटाइटिस सी जो है, ये सिर्फ हेपेटाइटिस सी वायरस की बात हो रही है, अगर सारे हेपेटाइटिस को मिला दे तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2016 में इस वायरल इन्फेक्शन से 4 लाख लोगों की मौत होती है दुनिया भर में। और ध्यान दीजिएगा, अगेन वैक्सीन अभी तक इसकी डेवलप नहीं हो पाई है। तो इनको डिस्कवरी ऑफ वायरस के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अवार्ड मिला है, ना कि वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस सी के पहले हेपेटाइटिस ए जो था वो हमने डिस्कवर कर लिया था। हेपेटाइटिस ए वायरस जो था वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है वो स्प्रेड होता है, और जैसा कि मैंने बताया लिवर इन्फ्लेमेशन होता है। मैंने बताया ना, हेपेटाइटिस ए और ई दे आर सेल्फ इम्यून, खुद से ही ठीक हो जाएंगे, सेल्फ कंटेन है। लेकिन बी और सी जो है वो थोड़े से खतरनाक होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को भी डिस्कवर कर लिया गया था 1960s में।
अब इसके बाद हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी शुरू हुई। हेपेटाइटिस बी जब डिस्कवर किया तो क्या था कि देखिए, हम जो है वो पेशेंट्स को ब्लड देते हैं, खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर उस खून में ही वायरस हो तो आप क्या करेंगे? आप गए काम से, दूसरा पेशेंट भी इन्फेक्ट हो जाएगा ना। एचआईवी और हेपेटाइटिस के साथ यही होता है, एचआईवी के साथ भी यही होता है। एचआईवी में जहां पे भी फ्लूइड का ट्रांसफर हुआ ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसको एचआईवी हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी ब्लड से ब्लड टच हुआ या ब्लड से दूसरी बॉडीज में अगर आपके फ्लूइड गए जिसको एचआईवी है, तो उसको वो वायरस कैच कर लेगा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस के साथ भी यही होता है। अगर इंफेक्टेड ब्लड है तो आप नहीं दे सकते, इसीलिए हमको इस वायरस को आइडेंटिफाई करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस डिस्कवरी की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, इस बार भी जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन है वो बहुत ही मैक्रो वर्क्स के लिए दिया गया है। मैक्रो वर्क्स मतलब क्या? बहुत बड़े कामों के लिए। ये देखिए, अब डिस्कवरी जो है ना, ये आज से नहीं, 1970 से चल रही है। 1970 से लेकर 30-40 साल का काम है और नोबेल प्राइज अब मिला है। तो यही खासियत है साइंस की। साइंस जो है वो पेशेंस मांगती है, लेकिन उसके बाद जो फल है ना, वो पूरी दुनिया को मिलता है। लाखों करोड़ों लोगों की इससे जानें बच गई हैं। तो हुआ क्या कि जब 1960s में हेपेटाइटिस बी को डिस्कवर किया, तो अच्छा, हेपेटाइटिस बी की डिस्कवरी वाले को भी, मतलब जो साइंटिस्ट थे बरूच ब्लूमबर्ग, उनको भी 1976 में नोबेल प्राइज मिला। मैंने बताया ना, 1901 से ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। पहले 5 में दिया गया, 5 कैटेगरीज में दिया गया। 1969 में इकोनॉमिक्स भी ऐड किया गया। तो 1976 में हेपेटाइटिस बी वायरस के डिस्कवरर को भी, बरूच ब्लूमबर्ग जो थे, उनको भी नोबेल प्राइज मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये पाया कि हेपेटाइटिस बी तो ठीक है, ये वायरस डिस्कवर हो गया है, लेकिन जब सैनिटाइज्ड ब्लड जो हम दूसरे पेशेंट को दे रहे हैं जिनको हेपेटाइटिस ऑलरेडी है, खाली 20% देयर वाज प्रिवेंशन, 80% को हेपेटाइटिस स्टिल हो रहा था। यानी कि कोई एक ऐसा वायरस है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद रिसर्च जो है वो शुरू हो गई। हेपेटाइटिस बी के अलावा शायद और भी कैटेगरी है हेपेटाइटिस की, और ये काम लिया अल्टर साहब ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अल्टर ने ब्लूमबर्ग के साथ, ब्लूमबर्ग जिनको नोबेल प्राइज हेपेटाइटिस बी के लिए मिला था, अभी मैंने बताया, उनके साथ कोलैबोरेट किया और काम करना शुरू किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में इन्होंने काम करना शुरू किया। काफी वक्त तक काम करते रहे। ब्लड बैंक गए, ब्लड्स को ही देखेंगे ना भैया, ब्लड में ही तो वायरस है, तो ब्लड बैंक गए, वहां पे एंटीजन, एंटीबॉडीज, पूरा रिसर्च जो है इन्होंने शुरू की। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टडी किया, लेकिन उसके बावजूद देखिए, कैरेक्टरिस्टिक को तो डिफाइन कर पा रहे थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस नए वायरस की, लेकिन वायरस को पता नहीं लगा पा रहे थे। 10 साल बाद हम ये देखते हैं, जब आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई, तब हॉटन है, और हॉटन ने फिर काम करना शुरू किया। हॉटन का काम ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इन्होंने लाखों लाखों डीएनए सीक्वेंस को देखा। एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जिसके लिए हॉटन काम करते थे, मैंने अभी आपको बताया, शिरॉन कॉर्पोरेशन। तो इसके लिए माइकल हॉटन काम किए, और जो अल्टर काम छोड़ के गए थे उसके काम को इन्होंने आगे बढ़ाया, और फिर इन्होंने काम शुरू किया, और फाइनली बधाई हो, हेपेटाइटिस सी हुआ है। 1982 में नया वायरस जो है हेपेटाइटिस सी आ गया मार्केट में। और ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जितने वायरस को आप डिस्कवर करेंगे उतना ज्यादा आप क्योर कर पाएंगे, लोगों को बचा पाएंगे, दवाई को डेवलप कर पाएंगे। 1997 में राइस ने, चार्ल्स राइस ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जो कि तीसरे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया कि यही वायरस क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यही रीजन है क्रॉनिक हेपेटाइटिस ह्यूमन बींग्स में। तो आप देखिए कि सबसे पहले अल्टर ने हेपेटाइटिस सी पे काम करना शुरू किया, उसके बाद हेपेटाइटिस सी को हॉटन ने डिस्कवर किया, नाम दिया, फाइनली ये पता लगाया कि ये नया वायरस हेपेटाइटिस है, और इसके बाद क्रॉनिक इंफेक्शन यही वायरस कॉज करता है, ये राइस ने बताया। तो ये जर्नी है हेपेटाइटिस सी की। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये लोगों को बचाएगा। मैंने अभी बताया कि वायरस जो है, जितने ज्यादा वायरस को हम डिस्कवर करेंगे उतना अच्छा। दूसरी चीज है, ये ब्लड बॉर्न इंफेक्शन है ना, हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, दीज ऑल आर ब्लड बॉर्न, ये खून से होते हैं। अब जो है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी हो गई है, हम पता लगा सकते हैं, तो अब जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ज्यादा सेफ हो गया है। और ये क्यों है? क्योंकि इन साइंटिस्ट ने काम किया। याद रखिएगा, भले ही इन तीनों साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं
जिन्होंने इस वायरस पे काम किया है, वो चूक गए क्योंकि नोबेल प्राइज 3 ही लोगों को मिल सकता है। और आपको बताओ कि एक भारत की कंपनी ने भी 1990s में काम किया था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं कि वायरस की डेवलपमेंट कैसे हुई, वायरस को क्रिएट कैसे किया गया। देखिए वैक्सीन, मैंने बताया कि वैक्सीन अभी तक डेवलप हुई नहीं है ना। अभी तक इसका मतलब क्योर तो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ये डेवलप हम कर सकते हैं क्योंकि हमको बायोलॉजी पता है, हमको वायरस के बारे में पता है, तो ड्रग्स जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसपे रॉबर्ट प्यूरसेल और रैफ बाटेंशेलर ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। हालांकि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया क्योंकि 3 ही लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है। और इंडियन एफर्ट भी है, एक इंडियन कंपनी हैदराबाद बेस्ड शांता बायोटेक ने भी फर्स्ट रिकमिनेंट डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन के लिए बनाई थी। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए भारत ने भी, और भारत में भी प्रोग्राम चल रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भारत भी हेपेटाइटिस के लिए लगातार प्रोग्राम चला रहा है। सी के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बाकी के लिए तो है ना, तो हेपेटाइटिस बी के लिए तो है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत भी इसमें शामिल है। 1990s में हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने भी हेपेटाइटिस बी के लिए काम किया। तो हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, तो आसानी से हम ब्लड जो है वो दे सकते हैं किसी को। सो दैट इज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू, इसीलिए इस डिस्कवरी को इतना बड़ा माना गया है और नोबेल प्राइज इनको दिया गया। समझ गए? सो द ब्लड दैट इज गिवन टू ऑल काइंड ऑफ पेशेंट हैज बिकम अ लॉट सेफर। ये लेक्चर था दोस्तों, बाकी नोबेल प्राइज जैसे जैसे मिलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो इस बार भी बड़े कामों के लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, हालांकि मेडिसिन के लिए तो काफी बड़ा काम है। अब आगे आने वाले नोबेल प्राइज में हम देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।